Financial Commissioner, the top post of the service to the Indian Railways. So how that journey turned? What is the turning point which turned you from academics से प्रोफेसर PhD MPhil करने से आप इस सिविल सर्विस में चले गए? देखिए MSc करी, I was very comfortable. I got good rank. I got a second rank in the university. In my MSc also. एक MPhil शुरू की और एक ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे मेरी लाइफ का सेकंड ट्रिगर पॉइंट मैं कहूँगा, वो ये था कि जब हम MPhil कर रहे थे तब हमें मालूम ही नहीं कि कोई इस तरह का कोई फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम होता है, सिविल सर्विस एग्जाम होता है, कोई यूपीएससी एग्जिस्ट करती है। उस समय तो लोगों को पता भी नहीं होता, पता भी नहीं पता था कि ये कैरियर यूपीएससी है क्या ओरिएंटेशन चीज। था ही नहीं। तो उस समय हमारे 2 क्लासमेट्स जिन्होंने MSc में हमारे साथ MSc करी थी, वो फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्ट होके और फाइनली आके हमको ये कहने लगे कि भाई देखिए हम तो क्लास 1 ऑफिसर बन गए और आप देखिए आप कहाँ हैं। एकेडमिक्स में मेरा कोई फ्यूचर मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन दिनों एम्प्लॉयमेंट की ये सिचुएशन थी कि PhD करे हुए लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे, उनको लेक्चरशिप नहीं मिल रही थी। वेलकम टू माइंड गाइड अगेन। माइंड गाइड 2.0 में हम 2 व्यक्तियों से बात करते हैं, यानी देयर आर 2 पीपल इन दिस शो, और हम ऐसे लोगों को लाने की कोशिश करते हैं जो अपने आप को बहुत साधारण समझते हैं, लेकिन वाकई में उन्होंने कुछ एक ऐसी पोजीशन हासिल की है जिससे आज के नौजवान जो कैरियर के लिए परेशान हैं कुछ सीख सकते हैं। तो इस दूसरे एपिसोड में इस शो के आज हमारे साथ मिस्टर भारत भूषण वर्मा हैं कि ही रिटायर्ड एज फाइनेंशियल कमिश्नर टू इंडियन रेलवेज। उसके बाद जब रिटायरमेंट आया, रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हो गया, बहुत अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए, अब थोड़ा आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। लेकिन इन्होंने उसके बाद LLB की, यानी आज ये फुल फ्लेज्ड एडवोकेट हैं। बात वहीं ख़त्म नहीं होती, फिर इनका इंटरेस्ट हो गया साइकोलॉजी में, तो आजकल ये MA कर रहे हैं साइकोलॉजी में। लाइफ को डाइवर्स इलाकों में, डाइवर्स क्षेत्रों में काम करने का इरादा है। बहुत ही एंथुजियास्टिक है और एक ऐसी वाइब देते हैं जिससे बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। सो वेलकम इन द शो मिस्टर वर्मा, एंड आई एम रियली थैंकफुल you agreed to be a part of this show. Thank you very much for calling me to the show. So let's begin by talking to you. In fact, when I turn back and I see the position from where you retired, and since I know you for last 40 years, generally हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से कहाँ आए। देखिए, like many other families, we were also victim of the partition. And मेरे जो पेरेंट्स थे along with my eldest brother, वो लोग पार्टीशन के बाद इंडिया आए पाकिस्तान से, पहले अमृतसर, फिर रेवाड़ी, फिर उसके बाद फाइनली हमारा दिल्ली में एक 2 रूम का घर हमको मिला। और जब तक मैं इंडिपेंडेंस के करीब 10 साल बाद पैदा हुआ, तब तक मेरे ऑलरेडी 5 सिबलिंग्स थे। इसका मतलब ये सब कहानी आपको पेरेंट्स ने बताई, ये वाली तो आपको मालूम है और उसका भी इम्पैक्ट हमारे माइंड पे होता है। जी 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 जी। तो ये मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लिसिट वे में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि हम लोग किस स्ट्रगल से वहाँ से आए, विदाउट एनीथिंग, हाथ में कुछ भी नहीं था, और धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया। और बचपन को जहाँ तक मैं याद कर पाता हूँ, हम छोटे होके जो जैसे एक मेमोरीज आपकी रहती हैं, बहुत अच्छा कंफर्टेबल था। बहुत कंडीशंस ठीक नहीं थी घर की, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी पुअर, सैनिटेशन घर में नहीं प्रॉपर था, लाइट प्रॉपर नहीं थी, मतलब लाइट ऑलमोस्ट मेरे बॉर्न होने से जस्ट पहले 1 साल पहले आई थी, और फिर इरेटिक पावर सप्लाई, वो एक इशू था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ऐसा कभी नहीं लगा कि जैसे हम खुश नहीं थे, और या कहीं हमें ऐसा कि पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, या कभी पेरेंट्स ने आपको कुछ कहा हो। तो एक बहुत अच्छा, आई विल से कि एक चाइल्डहुड मेमोरीज मेरे जहन में आती है, मेरे माइंड में वही आता है कि
आई हैड अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। तो मुझे इस बात से लगता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और इस फील्ड में काम करता हूँ, आजकल की बड़ी फैमिलीज़ मुझे मिलती हैं। सो व्हाट आई सी कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं थी, घर छोटा था, 5 सिबलिंग्स थे आपने बताया, और इसके बावजूद फीलिंग्स ऑफ अनहैप्पीनेस वर नॉट देयर। जबकि आज कई परिवारों में, सब में तो नहीं कहूँगा, ये फीलिंग्स, मेटेरियलिस्टिक फीलिंग्स ज़्यादा है। सो आई मीन वी कैन टेक अवे कि हम खुश रह सकते हैं, ये हमारा माइंडसेट है कि हम कैसे ग्रो करते हैं। बिल्कुल। तो दैट्स ए वंडरफुल थिंग विच कैन बी इम्बाइब्ड बाय मैनी पीपल। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपके ड्रीम्स, आप जब बड़े हो गए तो क्या बनना है, क्या करना है? देखिए ऐसा है कि उस टाइम जो हम 70s की जनरेशन है, 70s की जनरेशन क्या सोचती थी, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर तो तब भी इतना नहीं सुना नहीं जाता था, सुना लेकिन जाता, इंजीनियर और डॉक्टर बहुत सुना बहुत जाता सुना था। जाता, yes. हमारे सबसे बड़े भाई साहब ऑलरेडी इंजीनियर थे, तो एक पेरेंटल विश रहती है ना कि घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। राइट। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई देखो, मतलब अमंगस्ट ऑल माई सिबलिंग्स थोड़ा सा पढ़ाई में मैं अच्छा था, तो मेरे पेरेंट्स को मेरे पे भरोसा था कि ये मेडिकल में चला जाएगा। और उन दिनों कोई नीट एग्ज़ाम टाइप तो होता नहीं था। तो मैंने जब एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 3 साल लगातार ग्रेजुएशन करते करते मैंने कम से कम नहीं तो 30-35 इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम्स होते थे। हर इंस्टीट्यूट का अपना एग्ज़ाम होता था। तो तीनों साल मैंने लगातार मेहनत करी, ये सोचा कि शायद पेरेंटल एम्बिशन को मैं फुलफ़िल कर पाऊँ, डॉक्टर बन पाऊँ। पर जिसे कहते हैं ना कि जो नहीं होना होता है वो नहीं होता है, वो आपकी किस्मत में तो शायद यानी नहीं कि होता है। 30-35 एग्जाम 3 साल दिए, 50 100 करीब एग्जाम? 100 एग्ज़ाम दिए होंगे मैंने अरे एंट्रेंस के। बाप रे, दैट्स अ एंड दैट बिग, वाज़ द लेवल ऑफ फेल्योर आई हैड टू फेस इन द दैट्स इनिशियल स्टेजेस। दैट्स अ ट्रेमेंडस थिंग। बट ये बताइए कि आपके पेरेंटल डिज़ायर थी कि आप डॉक्टर बन जाए, कि आपकी डिज़ायर कुछ और थी, या आपकी भी डिज़ायर उसी से नहीं, मैंने तो अलाइन अलाइन कर थी, लिया था। अलाइन मैंने तो कर लिया अपने था? पेरेंट्स की डिज़ायर को अलाइन करके अपनी तरफ से आई गिव माई 100%। बट यू आर फीलिंग दैट्स योर डिज़ायर टू? या उस टाइम ये नहीं था कि डॉक्टर मुझे नहीं बनना है, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती बनाया पेरेंट्स जा रहा इम्पोज है। कर रहे हैं, नहीं ऐसा हाँ, कुछ नहीं था। हाँ, 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 एंड मैंने बहुत सिंसियरली एग्ज़ाम दिए एंड आई वाज विशिंग कि मुझे कहीं मिल एडमिशन मिल जाए। जाए। तो वो हो नहीं सका, हाँ, हाँ, लेकिन अच्छा लगा हाँ। कि अपनी तरफ से मेहनत करी। अब नहीं होना होता है तो आप देखिए, तो नहीं, किस्मत लेकिन का खेल ये है। आजकल कोई 100 एग्ज़ाम दे और उसके बाद भी डिजेक्टेड ना हो, उसमें डिप्रेशन नहीं हो, ये बड़ी अजीब-सी बात लगेगी आज के लोगों को। नहीं, मैं एक चीज़ इसमें और ऐड कर देना चाहता हूँ हुँ, कि क्या हुआ कि मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर पॉइंट जो मुझे मिला, हुँ, हुँ, वो ये था कि मैं हायर सेकेंडरी तक बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। हुँ, मेरी डिस्टिंक्शन थी केमिस्ट्री में। हुँ, और फर्स्ट ईयर में आते-आते कुछ फ्रीडम का असर, कुछ कंपनी का असर, कुछ ऐसा हो गया कि मेरे जो मेन ज़ूलॉजी में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए फर्स्ट ईयर में, हुँ, हुँ। और मेरी केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री आ गई। ओह! हुँ, हुँ, फॉर मी दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट। हुँ, और मुझे ये लगा कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता। मतलब आई वाज सच ए ब्राइट स्टूडेंट, और मेरे पेरेंट्स को मेरे से इतनी उम्मीदें थी, हुँ, तो मैं ये सब नहीं कर सकता। तो मैं, आप मानेंगे नहीं, मैंने थर्ड ईयर में, जब तक मेरा मेडिकल भी एग्जॉस्ट हो गया था ऑल दी ऑप्शंस, हुँ, मैंने थर्ड ईयर में ज़ूलॉजी के फर्स्ट ईयर के पेपर रिपीट किए। हुँ, सप्लीमेंट्री तो कर लिया था इमीडिएटली, हुँ, हुँ, लेकिन उसको रिपीट करके मैंने अपनी परसेंटेज इतनी इम्प्रूव कर ली कि आई टॉप्ड इन द कॉलेज। हुँ, एंड एट द एंड ऑफ इट व्हेन आई जॉइंड हुँ, MSc, then I got my CSIR fellowship, which was a kind of a economic independence for you. independence for me for the first time in my life. So when I look back, I mean, you said you were a good student in school, and when you went to college, you got supplementary in the chemistry, and you got very bad marks, first failure. लेकिन कॉलेज जाके थोड़ा मस्ती करना और थोड़ा ये होना, मुझे लगता है नेचुरल सा है, और हमने भी किया, और मुझे लगता है सभी लोग करते हैं, बिकॉज स्कूल के बाद जब कॉलेज जाता है आदमी, तो एक अजीब सी फ्रीडम मिलती है, उसको भी एहसास करना, उसको भी फील करना, उसमें भी लिव करना शायद ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, द डिफरेंस विच आई सी इज़ दैट दैट फेलियर
did not push you down. You said, no, I can come back. मेरे लिए ना मेरे जो मेडिकल एंट्रेंस के फेलियर थे उसने मुझे ये सिखा दिया था कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर मेड फॉर यू एंड इट इज़ द फेलियर्स विच लीड यू टू सक्सेस. सो प्रोबेबली ये मैं लुक बैक जब करता हूँ अब मुझे लगता है कि वो फेलियर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. And this is what I feel that everyone should understand, that failures are part of life. Yes. I would say that one who has not failed cannot succeed. मुझे याद है मेरी मदर हमेशा मेरे फादर को कहती थी कि ये लड़का पढ़ाई में अच्छा है, इसको ना आप पढ़ने देना, इसको पढ़ने दो आगे. तो आई थिंक उनकी सपोर्ट तब भी रही मेरे साथ इवन व्हेन आई वाज फेसिंग द फेलियर्स. और मैंने फिर उसको भी एक पॉजिटिव पॉइंट लेके आई मूव्ड ऑन. और मैंने फिर ये सोचा कि चलिए आई गो विद द फ्लो. सब फ्लो ये था कि बीएससी करिए, एमएससी करिए, एमफिल करिए, फिर पीएचडी करिए और ठीक है बाद में एकेडमिक्स में जाएंगे. मतलब जो आपका फेलियर हुआ इसमें तो उन्होंने उसके लिए कोई रिजेंटमेंट शो नहीं किया? नहीं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा कोई याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कुछ ऐसा रिजेंटमेंट. क्या कहा, उनका क्या कहना था? नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ और अच्छा होगा. I see a very big point here because I know, even talking of your next generation, your son is one of the co-founders of Chayos. So somewhere the generations after generations they push from the parents of failures को बहुत सारे पेरेंट्स बड़े नेगेटिव ढंग से देखते हैं बच्चों के फेलियर को. तो आपके पेरेंट्स ने भी नहीं किया और आपने भी उसको इस ढंग से मोल्ड किया कि आपका बेटा हैज़ बिकम वन हु इज़ द को-फाउंडर ऑफ चायोस. Such a big flag on your cap. So we will talk about it more later. So okay, so then you told that you got CSIR fellowship and got financially independent, and then but finally you landed up in Forest Service and then in IRAS, Indian Railway Account Service, and retired as Financial Commissioner, the top post of the service to the Indian Railways. So how that journey turned? What is the turning point which turned you from academics से प्रोफेसर PhD MPhil करने से आप इस सिविल सर्विस में चले गए? देखिए MSc करी, I was very comfortable. I got good rank. I got a second rank in the university in my MSc also. एक MPhil शुरू की और एक ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे मेरी लाइफ का सेकेंड ट्रिगर पॉइंट मैं कहूँगा वो ये था कि जब हम MPhil कर रहे थे तब हमें मालूम ही नहीं कि कोई इस तरह का कोई फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम होता है, सिविल सर्विस एग्जाम होता है, कोई यूपीएससी एग्जिस्ट करती है. उस समय तो लोगों को पता भी नहीं होता, पता भी नहीं होता बिकॉज उस कैरियर ओरिएंटेशन था ही नहीं. तो उस समय हमारे 2 क्लासमेट्स जिन्होंने एमएससी में हमारे साथ एमएससी करी थी वो फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्ट होके और फाइनली आके हमको ये कहने लगे कि भाई देखिए हम तो क्लास 1 ऑफिसर बन गए और आप देखिए आप कहाँ हैं. पढ़े हुए यहीं पे. अब ये देखिए दिस बिकम्स अगेन ए ट्रिगर पॉइंट बिकॉज आपको ये लगता है कि यू आर सो गुड इन एकेडमिक्स, यू हैव डन सो वेल एकेडमिकली एंड these people have managed to become class 1 officers at such a young age. Why can't I do it? Yes. So मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये था कि if they can do it, why can't I? I do it. In fact, we were together. In fact, you were also part of the whole team. The difference was that I was doing MPhil and और मेरे लिए क्या हुआ कि मेरी I will give due credit to 2 people in my life जिन्होंने मुझे मेंटोर किया. जैसे हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ किसी स्टेज पे मेंटोर आते हैं. Yes. मेरे लिए जो मेरे मेंटोर आए थे मेरे मेंटोर 2 आए. एक तो मेरे MPhil के गाइड थे डॉक्टर SS सहगल and really but he was guide for MPhil ना, he was not guide for no but मैंने उनको ये कहा कि देखिए सर एकेडमिक्स में मेरा कोई फ्यूचर मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि उन दिनों एम्प्लॉयमेंट की ये सिचुएशन थी कि पीएचडी करे हुए लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे, उनको लेक्चरशिप नहीं मिल रही थी. लेक्चरशिप के ग्रेड्स बहुत कम थे, पुअर थे. तो उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया. उन्होंने कहा देखो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड आई कैन नॉट एश्योर यू योर कैरियर इन एकेडमिक फील्ड राइट नाउ. क्योंकि बहुत स्ट्रगल है, 4-5 साल 6 साल का स्ट्रगल है, वेदर यू विल बी एबल टू टेक अप दैट स्ट्रगल. तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो लेट अस हैव अ पैक्ट काइंड ऑफ अ थिंग, यू ऑनर माई वर्ड्स, आई ऑनर योर वर्ड्स.
तुम ऐसा करो, आधा दिन मेरे साथ एमफिल करो, फुल 100%, गिव योर 100%, और आधे दिन के बाद यू आर ऑन योर ओन, स्टडी फॉर वॉट एवर, बट डू इट फॉर 1 year. ओके, इफ यू आर एबल टू मेक इट कहीं तो ठीक है, अदरवाइज देन यू लीव एवरीथिंग एल्स एंड कम एंड कंटिन्यू विद PhD विद मी एज अ गाइड. एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत अच्छी थी. तो हैट्स ऑफ टू हिम एंड हिज थॉट. और मुझे ये प्रूव करके दिखाना था उसी 1 साल में कि भाई आई कैन डू इट. तो आई गेव माई बेस्ट, आई गेव माई 100%. एंड एज यू हैव इनिशियली मेंशन्ड दैट आई हैड 3 jobs in hand. I had cleared forest service first attempt. I had cleared State Bank PO exam. I had cleared Central Warehousing Corporation senior position exam. और मेरे को चूज करना था, तो ऑब्वियसली आई चोज फॉरेस्ट सर्विस. इन द मीन टाइम मैंने सिविल सर्विसेज दिया हुआ था. तो जब मैं फॉरेस्ट सर्विस में था, देहरादून में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका था, तब मेरे को सिविल सर्विस का इंटरव्यू आया. मैं इंटरव्यू देने गया. सेकेंड टाइम आई अटेंडेड UPSC इंटरव्यू. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरी लाइफ की रही, जिसको मैं कोरिलेट करता हूँ विद माय फेलियर्स ऑफ मेडिकल एग्ज़ाम, कि मैंने एमफिल सिंसियरली उनको फॉलो करते हुए मैंने एमफिल पूरी करी. एमफिल की डिग्री मेरी 31 मार्च 1980 डेटेड, जो यूनिवर्सिटी ने मुझे बाद में डिग्री दी. और मेरी फॉरेस्ट सर्विस की ज्वाइनिंग वाज 1 अप्रैल 1980. हम सबकी 1 अप्रैल 1980. तो आप सोचिए कि उस टाइम एक दिन का भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं. और उसको आप कोरिलेट करिए विद वॉट एवर फेलियर्स आई हैड फॉर 3 years एंड अर्लियर देन दैट ऑल्सो. तो देखिए ये कहाँ लाइफ आपको जैसे एक ऊपर वाला आपकी डेस्टिनी लिख चुका होता है कि नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है तो नहीं बनना है. यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स. यू मस्ट बी फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड जब 3-3 हाथ, इतनी अच्छी हाथ में 3-3 जॉब हो, वो भी अच्छी ग्रेड 1 सर्विसेज की. नहीं, जब आप क्लास 1 ऑफिसर बन के एज ए प्रोफेशनल फॉरेस्ट कॉलेज, आज तो वो एकेडमी है, देहरादून में पहुँचे, तो यू आर अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड. बिकॉज आपकी एक जो टेंशन थी कैरियर की, एक वो थी, वो आपकी ख़त्म हो गई. और वो अलग बात है कि ठीक है, फॉरेस्ट में बिकॉज ऑफ सम रीजंस I got selected in civil services and I had an option to shift. And वहाँ जो भी issues रहे होंगे, but I opted to come out of forest service after a year or so and joined railway account service. आपकी इस बात से मुझे याद आती है एक बात, और वो ये है कि आपको तो 1 साल का समय दिया. मेरे जो गाइड थे उन्होंने कहा डोंट यूज़ माई लैब एज ए स्टेपिंग स्टोन फॉर कैरियर. अब मेरे लिए तो मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं था. तो मैंने कहा ठीक है भाई, या तो यहाँ ज्वाइन कर लो या फिर एग्ज़ाम दे लो. तो फिर फुल फ्लेज देना पड़ा. तो हम लोग साथ साथ करते थे और हो भी गए. सो दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस. बट आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग दैट यू वर एनकरेज्ड एंड यू डिड इट. आई वाज डिस्करेज्ड बट आई डिड इट. सो द रिजल्ट वाज सेम, जबकि सिचुएशन अलग थी. तो उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं सिचुएशंस का, वो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन हमारे हाथ में है और उससे अपना फ्यूचर बनाना हमारे हाथ में है. सो दिस थॉट केम टू माय माइंड एंड इट इज़ सो लवली थॉट दैट वी कैन डू एनी थिंग्स वी वांट. इनफैक्ट इसमें मैं एक बात कर रहा था जो मेंटोर की, उसमें एक मेंटोर जिसने मुझे एक्चुअली UPSC क्या होता है, सिविल सर्विस क्या होता है, फॉरेस्ट सर्विस क्या होता है, सिविल सर्विसेज की वेरियस सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे कैसे ऑप्शन भरना है, कैसे फॉर्म भरना है. और हमारे ही एक कोलीग के कज़न थे जिन्होंने एक सक्सेस स्टोरी थी उनकी, इनिशियली इन फॉरेस्ट सर्विस, देन इन रेलवे ट्रैफिक सर्विस एंड देन फाइनली ही गॉट इनटू इंडियन फॉरेन सर्विस. अरे बाप रे. तो उस ग्रोथ के बाद वो हमें गाइड करते थे. उन्होंने पूरा गाइड किया. एंड आई विल से मिस्टर सिकंद रंजन तायल इज हिज नेम, एंड ही आई एट्रीब्यूट, आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम आल्सो अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर सहगल फॉर मेंटरिंग मी इनटू दिस सिचुएशन. दैट्स ग्रेट. सो समबडी you model, somebody in your career who becomes a mentor, some turning point comes, जो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना और उस चैलेंज को लेना करना वो हमारे हाथ में है. तो अगर हम आगे बात करें, एंड देन यू रिटायर्ड एज द फाइनेंशियल कमिश्नर इंडियन रेलवेज. तो इस पूरी जर्नी में अगर देखें तो, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट फैक्टर्स
लीड वन टू सक्सेस इन स्पाइट ऑफ कि जो भी हो रहा है जिंदगी में, और व्हाट विजडम यू कैन से you got and you like to give, share with others, with our listeners, out of this experience, just some silent few points, 1 2 point or 3 points. मैं एक्चुअली यही कहूँगा कि लुकिंग एट दी प्रेजेंट जनरेशन एंड देयर थॉट प्रोसेस, हम लोगों के टाइम में एक मेरा मानना ये है कि एक तो फोकस आपका लाइफ में बहुत क्लियर होना चाहिए, गोल आपका बहुत गोल ओरिएंटेड फोकस होना चाहिए, बिल्कुल अर्जुन के फिश की आँख जैसे, और सिंसियरिटी, हार्डवर्क, इंटेग्रिटी, एंड अबव ऑल perseverance, because perseverance is one thing which is very important, and I, with my failures, I had learned the art of perseverance. ये तो आज साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं grit and perseverance. This is the very important thing which many people do not know. Probably through this channel and through this talk they can go deeper into it, that perseverance और grit बहुत ही आवश्यक चीज़ है अगर आदमी को ग्रो करना है, और मैं कहूँगा हैप्पी रहना है तो उसके लिए। खैर, दैट्स वेरी गुड पॉइंट, बट द टर्निंग पॉइंट इज़ कि चलो भाई रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद में मैं देखता हूँ आपने लॉ ज्वाइन कर लिया एंड यू आर गोइंग टू रेगुलर क्लासेस। आई केम टू नो आप रेगुलर LLB करने जाते थे और बड़े एंथुजियास्टिकली बताते थे हमें कि अरे ये हुआ ये हुआ, तो वो कैसे शुरू हो गया, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ बताइए। देखिए, मेरे को थैंकफुली आफ्टर वर्किंग एज ऑफिशिएटिंग एज अ फाइनेंशियल कमिश्नर इन द रेलवेज, मैंने बेसिकली उसके बाद मुझे प्रिविलेज मिला टू जॉइन रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एज अ टेक्निकल मेंबर। तो जब हम एज अ टेक्निकल मेंबर, एज अ जज आप कोर्ट में बैठते हैं, यू एक्टेड एज अ जज। यस, एंड उसमें एक जुडिशियल मेंबर रहता है, एक टेक्निकल मेंबर रहता है। तो मैं टेक्निकल सपोर्ट देता था, पर मेरे साथ जब वो जुडिशियल मेंबर्स लोग बैठते थे और जब वो बेसिकली इस चीज़ को देखते थे, मतलब हम समझते थे कि लीगल प्रोविजंस कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने लीगल एंगल्स हैं। हमारे चेयरमैन के साथ आई हैड प्रिविलेज ऑफ सिटिंग जॉइंटली विद हिम। हु वाज चेयरमैन? वो ही वाज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ओह, सो यू वर्कड 3 years with him? So he had come on a visit and we had some pressing issues in Guwahati bench where I was working, और हम लोगों ने बैठ के कुछ जॉइंट जजमेंट्स करी। Okay. मैंने कम से कम नहीं तो 1000 जजमेंट्स ऑथर की थी। You wrote 1000 judgments? Yes. लेकिन उसमें क्या था कि बहुत इशू ये रहता था कि लीगल प्रोविजंस की हमको वीकनेस, एक वैक्यूम मुझे लगता था। मैं बहुत इस चीज़ को बहुत माइन्यूटली देखता था कि मुझे लॉ आना चाहिए। ये मैं बहुत अपने आप को एक हेल्पलेसनेस कई बार लगती थी मुझे। तो वाइल इन सर्विस इटसेल्फ आई वाज ट्राइंग फॉर सम अदर ट्रिब्यूनल्स लाइक NCLT एंड फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन असम। तो उस एक्शन पे मैंने ये ज़रूर डिसाइड किया कि मैं ना लॉ ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर देखेंगे अगर इफ एनी ट्रिब्यूनल ऑप्शन कम्स फाइन, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद द लॉ। जब तक मेरा कुछ सेटल नहीं हुआ ट्रिब्यूनल्स में, तब तक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी हो चुका था, मेरी रेगुलर क्लासेस थी। इनफैक्ट हमको डायरेक्टर ने और प्रिंसिपल ने दोनों ने कहा कि आपको क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम देने आ जाइए, हम आपको परमिट करेंगे। हमने कहा नहीं, आई वांट टू डू ऑफलाइन। आप ये कह रहे थे कि आपके जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल थे वो नहीं, उन्होंने कहा कि आप नहीं भी आ सकते हैं, तो ऐसा था कि वो नहीं चाहते थे कि एक ओल्ड आदमी आए, यंग के साथ बैठे और क्लास करे? नहीं, वो उनको भी शायद लग रहा था कि मेरे लिए डिस्कम्फर्ट होगा। पर मुझे थोड़ा सा शुरू में लगा, क्योंकि मैं, आप सोचिए 40 साल यंगर बच्चों के साथ बैठा हुआ और मतलब मेरे बच्चों की एज के से भी छोटे बच्चे थे, और टीचर्स भी थी तो वो मेरे से 30 साल छोटी। तो अब ये था कि मेरे लिए डायलेमा तो था शुरू में एक, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत जल्दी we were able to gel. Okay. And in no time I effectively became the guardian of the class. Okay. हमारे कुछ 2 सेमेस्टर चल रहे थे जब ये कोविड आया, तो हमारी कुछ क्लासेस ऑनलाइन, 3 सेमेस्टर्स हमने ऑनलाइन किए, लेकिन लास्ट के 2 सेमेस्टर फिर हमने ऑफलाइन किए। And it was such a wonderful experience, and I will like to say to the education policy makers of this country that they must include the
लॉ ऑफ द लैंड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। हर एक को लॉ के बारे में पता होना बहुत। आज मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मेरी जो लीगल नॉलेज है उसकी बैकड्रॉप में जब मैं सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की रूलिंग्स पढ़ता हूँ, तब मुझे जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, वो इसलिए है बिकॉज मैंने लॉ को अच्छे से पढ़ा है। और मेरे लिए पढ़ना, मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि मैं लॉ को लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा था। इट वॉज नॉट, रिजल्ट वॉज अ बाई प्रोडक्ट फॉर मी। नहीं, मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि व्हाट डिफरेंस डिड यू सी जब हम कैरियर के लिए पढ़ते हैं, कैरियर बनाना होता है, आजकल ज़्यादातर लोग वही रहते हैं, उस वक्त क्या फीलिंग्स होती थी, और रिटायरमेंट के बाद जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये होता है कि उस टाइम तो आप डिग्री पाने के लिए, परसेंटेज पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। जब आप रिटायरमेंट के बाद जा रहे हैं, आपका फोकस ये है कि मुझे तो सीखना है, मैं सीखने के लिए आया हूँ। इनफैक्ट मेरे साथ कई बार अनप्लेजेंटनेस होती थी, ये था कि टीचर्स ऑलवेज यूज्ड टू फील कि ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। तो मेरा ये था कि मुझे लर्न करना था, आई वांटेड टू बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट आई एम लर्निंग, और अगर मेरे डाउट्स होते थे तो मैं क्लियर कराता था उनसे। पैशन फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, एब्सोल्युटली, पैशन फॉर लर्निंग। दैट इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप लॉ भी करने से चले गए क्योंकि आपको जहाँ फील हुआ कि क्वेस्ट फॉर नॉलेज, यार ये मुझे नहीं है, मुझे पता करना है। बिल्कुल, एकदम एकदम। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है, दिस पुश एंड पुल फिनोमेना, उस पर क्या होता है, पढ़ना है तो कोई पीछे से पढ़ रहा है, कैरियर बनाना है तो हम चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोझ है ये पढ़ाई, ये एक फीलिंग रहती है। अब लगता है पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई मज़ा है। तो सारी पढ़ाई जो आपने कहा पॉलिसी वाली बात, शायद मुश्किल है कैसे किया जाए, लेकिन ये थॉट अगर पॉलिसी फ्रेमर्स के दिमाग में रहे दैट ऑल स्टूडेंट स्टडीज़ इसी तरह की हो कि उन्हें मज़ा आए, तो शायद ग्रैस्प ऑफ नॉलेज बेटर होगा, है ना? Absolutely. दैट वाज अ वेरी वंडरफुल थिंग. So now you will agree with me, we go to a different aspect. इतनी प्रोफेशनल लाइफ, इतनी मेहनत गुवाहाटी में, यहाँ फैमिली लाइफ भी तभी शुरू हो जाती है जब हम नौकरी मिल जाती है। तो आजकल हम काफ़ी देखते हैं कि देयर इज़ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द फैमिली लाइफ एंड द प्रोफेशनल लाइफ इज़ ए ह्यूज टास्क, और वो कई बार एक दूसरे से प्रॉब्लम्स भी होती है, या अगर साथ चलें तो आसान भी हो सकता है। तो हाउ वाज दैट इन योर केस, एंड व्हाट डू यू से दैट हाउ वन शुड बैलेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल बिट, हाउ डिड यू फेस एनी चैलेंज इन दिस एरिया? आपको कोई चैलेंज महसूस हुआ? नहीं, देखिए, ये हम लोग जब ऑल इंडिया सर्विस में ज्वाइन करते हैं, जिसमें ऑल इंडिया ट्रांसफर्स आर पार्ट ऑफ द सिचुएशंस, और स्पेशली जब आपके प्रमोशंस आते हैं तो यू आर एट टाइम्स हैव टू मूव ऑल ओवर इंडिया। रेलवेज तो पूरा स्प्रेड ओवर ऑल ओवर इंडिया है, जोनल रेलवेज हैं, कहीं भी आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, रेलवे बोर्ड आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। तो ऑप्शंस ट्रांसफ़र्स जब होते हैं तब देखिए कई बार ट्रांसफ़र्स लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एट होम। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी जॉब असाइनमेंट वाज, प्रोफेशनल लाइफ वाज डूइंग वेल, आई वाज इन बॉम्बे फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन आई मूव टू दिल्ली, और उसके बाद दिल्ली में आई केम टू रेलवे बोर्ड फॉर अ 5-year पोस्टिंग। तो मेरी 2006 में जब बोर्ड में पोस्टिंग हुई तो मुझे था कि 2011 तक मैं यहाँ रहूँगा, बट इन बिटवीन 2009 में, जबकि मेरा कहीं कोई रैंकिंग नहीं था, कहीं कोई स्टेक्स नहीं था, ना मेरी कोई वो था कि मेरे लिए नंबर आने वाला है, आई गॉट एन ऑप्शन टू बिकम डिविजनल रेलवे मैनेजर, जिसको DRM हम लोग बोलते हैं, और बहुत पॉपुलर वन ऑफ द वेरी पावरफुल पोस्ट वेयर यू आर इन चार्ज ऑफ अ फुल डिवीजन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो बीइंग फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इस तरह का चैलेंजेस बड़े कम लोगों को मिलता है। अब वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई। 2009 में आई वाज ऑफर्ड दैट, तो फैमिली सेड दैट यू एश्योर्ड दैट यू विल स्टे हियर, पर अब ये है कि आप उस कैरियर को तो छोड़ नहीं सकते, तो आपको कहीं डायलेमा तो होता है, लेकिन आपको कहीं चीज़ों को, अब ये है कि प्रॉब्लम होती है। मेरे को वहाँ अकेले एक चैलेंजिंग जॉब करने में भी प्रॉब्लम हुई, इनको फैमिली को जब अकेला रहना पड़ता है पीछे, तो क्योंकि ये मेरी जितनी भी, और मेरी एक नहीं, उसके बाद 2 और असाइनमेंट ऐसी रही जो बाहर रही, क्योंकि दे वर लिंक्ड विद माय प्रमोशंस। तो मुझे बाहर जाना पड़ा, हाजीपुर जाना पड़ा, उसके बाद फिर मुझे वहाँ से गुवाहाटी जाना पड़ा।
तो करीब 5 साल में फैमिली, तो और दिल्ली में और फैमिली उनको दिल्ली उस में ही टाइम थी। रिटेंशन अलाउड था घर में, तो देवर इन दिल्ली, एंड हम्म, उसमें कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन भी थी बच्चों की। हम्म, तो एक तरह से वो था, लेकिन इट क्रिएटेड डिलेमा। डिलेमा। और डिलेमा में आप समझते ही हैं कि आप बाहर जा रहे हैं तो जो रह गए रहे हैं उनके लिए कितनी दिक्कत है, उनको कितनी परेशानी। आप रहते हैं तो एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। जो पीछे रह गए हैं वो ये भी सोचते हैं कि भाई ये क्यों बार बार बाहर जा रहा है। तो आप ना अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको तो अपना कैरियर भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में लीड करती हैं, और थोड़ा मेरे साथ भी डिस्कम्फर्ट हुआ, हाँ डिस्कम्फर्ट तो रहा। ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब दिस डिस्कम्फर्ट, क्रिएटेड सम एक्रीमोनी विद द फैमिली। या थोड़ा, इसको मैं बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानता हूँ। हो सकता है तो उसमें आपको क्या लगता है कि आप आज सोचते हो, एज नाउ यू आर ए मैन फ्रॉम लीगल फील्ड एंड ऑल्सो एज ए साइकोलॉजिस्ट यू आर स्टडीइंग, व्हाट यू वुड हैव डन और व्हाट यू मिस्ड इन यू, जो वो एक्रीमोनी का लेवल कम हो जाता? मेरे को लगता है कि एक की टू एनी रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ विद योर पार्टनर और वेदर इट इज़ विद योर चिल्ड्रन, एंड फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी आई इज़ सपोज। द कम्युनिकेशन। ओके। मैं अपने आप को इस मामले में बहुत वीक मानता हूँ कि मैं शायद कम्युनिकेशन में उतना अच्छा उस टाइम नहीं था। आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो प्रॉबेबली वो उसी का असर हुआ जो मुझे लगा कि मुझे उस टाइम कमी थी, तो उसको वो पालनी कमी थी। थी, उसको मैंने आज कवर अप किया। ओके ओके। और मैंने कम्युनिकेशन मेरा पुअर रहने की वजह से, आप देखिए परसीव जो दूसरा इंसान आपको कर रहा है, जब आपकी कम्युनिकेशन एकदम तो गलत उसमें हो सकता वो है। उसमें गलत तरीके से सोचा जा सकता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आपका पार्टनर हो। तो उसमें मेरे को कोई वो नहीं है, ठीक है, इस पार्ट ऑफ दी दिस थिंग, रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें इश्यूज रहते ही हैं। अब हर कोई गलती करता है, हमसे भी गलतियां हुई, ठीक है। आई फील दैट वन शुड मूव ऑन इन लाइफ। Yes, that is very true. That is very true. So now, as a psychologist, what do you suppose is the, I would say, role of, as you said, communication. And there is another thing जो हम पढ़ते हैं और समझते हैं, शायद पहले इसकी बात नहीं होती थी, empathy. Empathy, understanding of, listening and understanding of other persons. ये अगर क्वालिटीज़ हों तो क्या ये जो लोगों को चैलेंजेस आते हैं बॉन्डिंग के, फैमिली चैलेंजेस, उसमें इन दो फैक्टर्स का, एज ए साइकोलॉजिस्ट, बडिंग साइकोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू से इज द रोल? अभी तो देखिए हम इतना पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी में, जो थ्योरेटिकल पोर्शन, कि एम्पैथी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप हर चीज़ को अपने नज़रिए से मत देखिए, आप अपने नज़रिए से देखते हैं, इसकी वजह से सारी रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। आप उस चीज़ को दूसरे के नज़रिए से भी देखो, और दूसरा इंसान भी उसको, अपने नज़रिए को, तो पर्सपेक्टिव जो होता है, जो जब तक आप एम्पैथी नहीं शो करेंगे उस पर्सपेक्टिव में, तब तक वो आप दूसरे को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आप में हमेशा एक ये इशू रहेगा। और जहाँ इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि वुमेन शुड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। आई फील इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने अपनी आँखों के सामने, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस ऑफ फाइनेंसेस, मैंने बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी, फिजिकल इनसिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी देखी है। मेरे को लगता था कि जैसे बहुत इसका बर्डन जेंट्स पे भी आता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। ये वेरी राइटली सेड, और इसलिए समाज में ये इम्पोर्टेंट इशू है, जेंडर इक्विटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई सपोज। वेरी राइटली ब्रॉट अबाउट दिस पॉइंट। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया कि हम शायद पॉलिसी मेकर्स के लिए अगेन, और सारे समाज के लिए की हो सकता है कि यस, ऐसा सोचना कि कोई जेंडर होने के कारण किसी से कम है, यही जड़ है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का रिलेशनशिप्स में। नहीं, मैं इसमें कहूँगा कि अभी इसका इतना एक्सट्रीम भी नहीं हो जाना चाहिए कि आज की जनरेशन में हो रहा है, कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि नाउ रिलेशनशिप्स आर स्कोरिंग बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। तो देयर हैज़ टू बी बैलेंस। यस। हाँ,
और बैलेंस तभी आएगा जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एब्सोल्युटली, एम्पैथी होगी, लिसन करेंगे। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन है लिसनिंग। यस, We यस। don't listen. So another aspect which I will like to dwell into is, हमने फैमिली की बात कर ली, आप योर नेक्स्ट जनरेशन is the founder, your son is a founder, co-founder of Chayos. So what would you like to say, that what was your role in that, what was his role, and how your whole psyche or thoughts must have contributed? हर बच्चे का जो एक इकोसिस्टम रहता है, जो पेरेंट्स रहते हैं, जो उसके आसपास का नर्चर होता है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है थॉट फॉर्मेशन को। जैसे आपका किया कि आपने डॉक्टर नहीं बने लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया, तो वैसे ही वो आपका क्या कंट्रीब्यूशन उसमें रहा? मैं इसमें या कहूँगा कि देखिए, पेरेंटल सपोर्ट तो हमेशा रहता है। आप क्योंकि जब आप उसमें एक एस्पेक्ट ये होता है कि पहली बात तो ये है कि आपका 100% सपोर्ट रहता है और हमने दिल से सपोर्ट किया उनको। दूसरा ये था कि वो दिख जाता है दिल से सपोर्ट बच्चों को। हाँ। और दूसरा ये है कि जो वो करना चाहते हैं लाइफ में, जैसे लाइक माय सन वाज वेरी कीन ऑन going to IIT. He went to IIT Delhi, I know. Because he was again maybe genetically or what focused like me. उसका बिल्कुल एकदम तीर की आंख ये थी कि मुझे IIT में जाना है, and he was able to qualify IIT in the first attempt itself, and he did his MTech, did a job also, worked for 2 years, realized that I am being wasted here for my talent, and then started a setup, one entrepreneurship EdTech company करने की कोशिश की कुछ और colleagues के साथ, failed. अच्छा. So he also had a small bit of failure, and then he joined in 2012. He joined a senior partner who was working with him in the same firm, but he had already opened an outlet in Gurgaon, one outlet. And today Chayos is a history. It is one of the finest entrepreneurship in tea company agencies. A lot of copycats have come, but Chayos is the original one. Everybody knows that. Concept of ghar ki chai was introduced. Today its valuation is fairly good. They are into profitability. They're doing very well. My daughter also did very well for herself. Okay. She was a graduate in LSR. In fact, when I went as DRM, she was almost in the first year of LSR. तो she did her graduation. In fact, मेरी absence से उसने वो भी independent थोड़ी सी हो गई. That's good. Yeah, so she did her MA and MPhil from JNU in ancient history. She has authored a book. Oh, that's and great. She's a facilitator for ancient history in the academic field. That's very good. That's good. So both. So I will say I am so happy that both my children have done well for themselves. I wish them all very good luck, and they are doing very well. That's so great humility of yours that you said that they did very good for themselves, and I was talking about your contribution. So that's a great thing, to give the value to the person who has done it, even if you had a role. उसकी मोल्डिंग में कहीं रोल रहता है, लेकिन ह्यूमिलिटी यही है कि हमने किया तो हमें करना था. इट्स ओके. सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट विच कैन अगेन बी टेकन एज ए पेरेंटिंग गाइड फॉर पीपल. वरना आजकल लोग फोर्स करते हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसे करो, हमने कह दिया. ये सेंटेंसेस हम बड़े सुनते हैं साइकोलॉजी में जब काउंसलिंग में आते हैं. करेक्ट. सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. मुझे इससे याद आता है, कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे शो की, जो आपने मुझे बताया कि एक परफेक्ट फैमिली शो आया है पंकज त्रिपाठी का यूट्यूब पे. मुझे दिमाग में जहन में ये बात इसलिए आई कि हम बात कर रहे थे एम्पैथी, कम्युनिकेशन, बॉन्डिंग, फैमिली रिलेशंस, और ये कुछ सोशल मीडिया में ऐसा आया जिसमें थेरेपी की भी बात की, प्रॉब्लम्स की बात की, और मैंने तो सोचा देखूंगा, लेकिन मैंने जब देखना शुरू किया तो मैं 2 सिटिंग में सारे देख गया, जबकि पेड था वो. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई सपोज, व्हाट डू यू सपोज, मेरा इस पे हम लोग कुछ
काम करें आगे। आई थिंक इस पे हम रियली में बात चर्चा कर सकते हैं, बिकॉज ये एक पहला शो, मैं तो सीरीज बहुत देखता रहता हूँ, मुझे ये पहला शो मिला जिसमें ऊपर एक टाइटल था परफेक्ट फैमिली, पर ऊपर लिखा था थेरेपी का सफ़र। तो मैं चूंकि अभी सेकेंड ईयर ऑफ साइकोलॉजी में थेरेपीज और काउंसलिंग्स को ही पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो मैंने उसको शुरू किया। फर्स्ट 2 एपिसोड में ही मुझे समझ आ गया कि इट्स बेसिकली ब्रॉडली अ स्टोरी ऑफ अ डिसफंक्शनल फैमिली हु gets into a situation where they had to take a family therapy. And then how that therapist steer and क्या family की dynamics है, क्या issues हैं individual, वो I think we can discuss elaborate on that in some other time, some other subsequent show. पूरा show की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल कर सकते हैं। So the last in a way takeaway, what words would you say for the younger generation in the problems जो मैं highlight कर रहा था? देखिए ऐसा है कि एक तो बताया shortcut to success. There is no shortcut to success. There is no shortcut to success. आपको एक अपना गोल सेट करना है। मैं साथ में एक और ऐड करूँगा कि failure rate in competitive exams are so high that it is very important that plan B. we always create a plan B. Plan B, very true. Thank you very much, Mr. Verma, for being part of this show, and I'll again express my gratitude to you. Thank you very much. In fact, this was a wonderful experience talking to you. For me also, it was one of the, I mean, I have opened up to my best I could. Good. Yeah, thank you very much. Thank you. So, Mind Guide को अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो मैं 2-3 बातें कहूँगा कि अगर इस बारे में कोई आपके कमेंट हो अपने दर्शकों से, तो ज़रूर इसमें नीचे कमेंट अपने मेंशन करें। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस शो का पार्ट हो सकते हैं तो भी मुझे DM कर सकते हैं। एंड अगर आपकी भी जर्नी ऐसी है जो साधारण दिखती है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि अरे मैंने इतना कुछ हासिल कर लिया, शायद लोग इससे कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अदर्स, जिससे कि और भी लोग इसके बारे में जान सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।